अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एपोप्टोसिस। इसका ये जो टॉपिक है ये मैंने रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी की बुक से लिया है, जो कि चैप्टर 2 है, सेल इंजरी, सेल डेथ एंड एडेप्टेशन। इसके जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हैं उनका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, जो कि आपको शो भी हो रहा होगा, वहाँ से उसकी वीडियो जाके देख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पार्ट 3 जो था उसमें मैंने निक्रोसिस समझाया था। सेल डेथ के दो मैकेनिज्म होते हैं, निक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। निक्रोसिस मैं आपको समझा चुकी हूँ और अब मैं इस वीडियो में आपको एपोप्टोसिस समझाऊंगी। एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ जिसको कहते हैं। इसमें जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है कि एपोप्टोसिस, जब कोई भी सेल इंजरी हुई है किसी भी सेल में, वो उसने एपोप्टोसिस के पाथवे वो चला गया। उसके बाद क्या होगा कि सेल जो है उसमें से एंजाइम एक्टिवेट होंगे। वो एंजाइम क्या करेंगे कि सेल के जो डीएनए, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स हैं, वही सेल अपने ही डीएनए, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को डीग्रेड करना शुरू कर देंगे। जब वो डीग्रेड करेंगे तो वहाँ पे फ्रेगमेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे, और फिर वो फ्रेगमेंट्स जो होंगे एपोप्टोटिक सेल के, वहाँ से ब्रेक ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। ब्रेक ऑफ मतलब फॉलिंग ऑफ। बुक में फॉलिंग ऑफ लिखा हुआ है, वहाँ पे फॉलिंग ऑफ शुरू हो जाएगी वहाँ पे। फिर इनको हम, जब वो फ्रेगमेंट्स जो बनते हैं, हम उनको एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो फेगोसाइट्स हैं वो इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ को या फ्रेगमेंट्स को वो खा जाएंगे। जब वो वहाँ पे खा जाएंगे तो वहाँ पे डेड सेल्स और फ्रेगमेंट्स होंगे। वो क्या होंगे, वो कैसे बाहर क्लियर्ड होंगे, वो कैसे एलिमिनेट होंगे बॉडी से? वहाँ थोड़ी थोड़ी लीकेज होगी सेलुलर कंटेंट से, और वहाँ से वो लीक आउट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने दो बातें ख्याल रखनी है एपोप्टोसिस में, वो ये हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एपोप्टोटिक सेल की, वो इंटेक्ट रहती है। मतलब उस पर कोई डिस्ट्रक्शन या कुछ भी नहीं होता, वो सेम रहती है। और जो एपोप्टोटिक सेल है उसमें कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होता, जबकि निक्रोसिस में होता है। ये आपने बात याद रखनी है। जब हम डिफरेंस करेंगे तो ये वहाँ पे आपको पॉइंट समझ आ जाएगी। फिर हमारे पास होता है कि एपोप्टोसिस के दो कॉजेज़ हैं, एक फिजियोलॉजिकल और दूसरा पैथोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल में क्या फ़र्क है? फिजियोलॉजिकल मतलब कि हमारी जो बॉडी में नॉर्मल फंक्शन हो रहा है, कोई भी नॉर्मल फंक्शन होता है, उसको हम फिजियोलॉजिकल लेते हैं। और जो पैथोलॉजिकल, उसको कहते हैं कि कोई भी डिज़ीज़ आ गई है, किसी भी डिज़ीज़ की वजह से जो मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब हो गया, हम उसको पैथोलॉजिकल लेते हैं। अब जो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस हो रहा है, वो उसके क्या कॉज है? देखें, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि जो हमारे पुराने सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, उसकी जगह नए सेल आना शुरू हो जाते हैं। ये एक फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस है। इसका कॉज ये है। और दूसरा ये कि पॉलीफ्रेटिव और हार्मोन रिस्पॉन्सिव टिश्यू की वजह से भी हमारे पास फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस हो सकता है। साइकिल ऑफ पॉलीफ्रेशन, जैसे कि हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो है नए सेल, पुराने सेल डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, उनकी जगह नए सेल आते रहते हैं, तो पॉलीफ्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। इस तीसरी जो इसमें एग्जांपल है वो ये है कि इम्यून रिस्पॉन्स जब हो रहा होते हैं, उनके एंड पे हमारे पास बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स बच जाते हैं, तो वो भी एलिमिनेट होते हैं एपोप्टोसिस के प्रोसेस से। ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल था। अब हम पैथोलॉजिकल देखते हैं। पैथोलॉजिकल में हमारे पास ये है कि जब कोई भी किसी भी रेडिएशन या साइटोटॉक्सिक ड्रग की वजह से डीएनए डैमेज हो जाए, तो वो हमारे पास एपोप्टोसिस में होगा। कोई भी, जैसे कि दूसरी एग्जांपल ये कि कोई भी मिसफोल्डेड प्रोटीन है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, तो वो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन में आएगा। फिर तीसरी ये है कि कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी हमारे पास पैथोलॉजिकल कंडीशन में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस क्या है। जो एपोप्टोसिस है उसमें हमारे पास बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं बैलेंस ऑफ डेथ एंड सर्वाइवल। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे बायोकेमिकल पाथवे हैं जिनको पता है कि कौन से सेल ने सेल डेथ की तरफ जाना है और किस सेल ने सर्वाइवल की तरफ जाना है। और दूसरा ये कि एपोप्टोसिस जो है, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि एपोप्टोसिस जो है उसमें एक्टिवेशन और एंजाइम होती है। तो एपोप्टोसिस क्या करता है? वो एक्टिवेशन और एंजाइम करता है। एंजाइम कौन सा? कैस्पेसिस। ठीक है। कैस्पेसिस जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है। जब एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है तो वो एक्टिव हो जाता है। अब कैस्पेसिस का जो नेम है वो क्यों रखा गया? क्योंकि ये हैं सिस्टीन प्रोटीएजेस की फैमिली से, और ये क्या करते हैं? क्लीव प्रोटीन आफ्टर एस्पर्टिक एसिड रेजिड्यू। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो
जो कैस्पेसिस है वो दो तरह से एक्टिवेट हो सकता है, दो उसके मैकेनिज्म है। एक है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, और दूसरा है डेथ रिसेप्टर पाथवे जिसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब हम एक एक को देखते हैं। पहला जो हमारे पास पाथवे है वो है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में क्या होता है, जिसको हम इंट्रिंसिक पाथवे भी कह रहे हैं, कि हमारे पास सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन है जो कि इंड्यूस करवाते हैं एपोप्टोसिस को। इसमें साइटोक्रोम सी भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, साइटोक्रोम सी जब एक्टिवेट होगा तो वो क्या करवाएगा, साइटोक्रोम सी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर निकल आएगा। जब ये बाहर निकलेगा तो क्या करवाएगा, कैस्पेस को एक्टिवेट करवाएगा। जब कैस्पेस एक्टिवेट होंगे तो एपोप्टोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें दो बातें आपने देखनी है कि हमारे पास जो एक फैमिली होती है प्रोटाइप में हमारे पास दो प्रोटीन्स आ जाती हैं जिसका नाम है BCL2 एंड BCLXL। इन दोनों को काम क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। मतलब कि साइटोक्रोम सी जो था वो जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी से बाहर निकल आया और उस कैस्पेस को एक्टिवेट किया। लेकिन जो BCL2 और BCLXL जो हैं, ये प्रोटीन जो प्रोटाइप फैमिली से हैं, वो क्या करती हैं, परमेबिलिटी को कंट्रोल करती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। मतलब वहाँ से कोई भी चीज़ गुजर नहीं पाती जब तक ये एक्टिवेट रहेंगी। और ये कब एक्टिवेट होती हैं, जब कोई ग्रोथ फैक्टर, हमारे पास ग्रोथ फैक्टर जैसे स्टिमुलस आता है, तब तक ये एक्टिवेट रहती हैं। और ये दूसरा काम ये करती हैं कि हमारे पास जो बैक्स और बैक है उनको भी कंट्रोल में रखती हैं। अब बैक्स और बैक्स का क्या काम है, बैक्स और बैक का काम ये है कि वो जब एक्टिवेट होते हैं तो वो साइटोक्रोम सी को बाहर निकालने में मदद करते हैं, ठीक है। अब जब मैंने आपको बताया कि ये जो हैं ये एक्टिवेट ग्रोथ फैक्टर की स्टिमुलस की वजह से होती हैं, ठीक है। अब जब ग्रोथ फैक्टर का जो स्टिमुलस है वही हमें नहीं मिल रहा, अब ग्रोथ फैक्टर या कोई भी स्टिमुलाई या सर्वाइवल सिग्नल है वो नहीं मिल रहा सेल को, तो या तो वो किसी जो सेल है वो किसी भी एजेंट से एक्सपोज हो गया, या तो उसकी DNA डैमेज हो गया, या उसकी जो प्रोटीन्स हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। तो हमारे पास एक कंडीशन आई है कि एक स्टिमुलाई आया, हार्मफुल स्टिमुलाई, उसने बताया कि ये वाली कंडीशन आ गई, अब इसने एपोप्टोसिस करना है। अब जब ये वाली कंडीशन है, जब ग्रोथ फैक्टर हट गए, सर्वाइवल सिग्नल नहीं है और DNA डैमेज होना शुरू हो गया, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, तो क्या होगा, जैसे इस पिक्चर में जो है आप देख लो, जो हमारे पास पिक्चर है इसमें क्या है कि जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो हमारे पास ख़त्म, उनका सिग्नल वो नहीं आ रहा, ग्रोथ फैक्टर का सिग्नल नहीं आ रहा, DNA डैमेज हो गए कोई भी रेडिएशन, टॉक्सिन और फ्री रेडिकल्स की वजह से, या प्रोटीन्स जो हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए हैं। उसने क्या किया, फिर जाके BH3 एक सेंसर है उसको एक्टिवेट किया जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। जब वो एक्टिवेट होगा तो वो क्या करवाएगा, जो BCL2 जो एक्टिवेट है तो वो क्या करवाएगा, वो बैक्स और बैक को स्टिमुलेट करवाएगा। बैक्स और बैक जब स्टिमुलेट होंगे तो उनका काम ये है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके वो क्या करवाएंगे कि साइटोक्रोम सी में चैनल्स बनाएंगे ताकि साइटोक्रोम सी जो है वो बाहर निकल सके। जब साइटोक्रोम सी बाहर निकलेगा अदर प्रोटीन के साथ, तो वो क्या करवाएगा, कैस्पेस को एक्टिवेट करवाएगा, और कैस्पेस जब एक्टिवेट हो जाएगा, कैस्पेस 8 में एक्टिवेट हो जाएगा, तो क्या होगा कि इंडोन्यूक्लियस, वो आगे जाके इंडोन्यूक्लियसिस एक्टिवेशन करवाएगा और फिर न्यूक्लियर की फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर एपोप्टोटिक बॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये पिक्चर आपको समझ आ गई है, इसको हम इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। अब जो दूसरा पाथवे है हमारे पास है वो डेथ रिसेप्टर पाथवे है, जिसको हम एक्सट्रिंसिक पाथवे भी कहते हैं। इसमें हमारे पास सेल के ऊपर कुछ सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम जो किस फैमिली से होते हैं, TNF फैमिली से होते हैं, जिनको हम ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। TNF जो इनकी मेम्ब्रेन होती है और TNF फैमिली से होती है, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर निक्रोसिस फैमिली, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें साइटोप्लाज्मिक रीजन में इसके पास दैट डोमेन पड़े होते हैं, जिसका काम होता है कि वो दूसरे जो कोई भी हमारे पास लाइगेंड आएगा उसको दूसरी प्रोटीन के साथ अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं दैट डोमेन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि फास्ट लाइगेंड
यहाँ पे हमारे पास 2 रिसेप्टर पड़े हुए जिसको हम कहेंगे टाइप 1 TNF एंड फास्ट CD95। ठीक है, ये हमारे पास 2 रिसेप्टर हैं। इस पे आके हमारे पास लाइगेंड ने अटैच होना है, जो कि लाइगेंड है टी लिम्फोसाइट पे पड़ा हुआ है। टी लिम्फोसाइट में ये लाइगेंड होता है फास्ट लाइगेंड। ठीक है, जब फास्ट लाइगेंड टी सेल्स को पता चल गया कि ये फास्ट लाइगेंड है, तो उसने क्या किया, फिर वहाँ पे जाके जो फास्ट लाइगेंड है अंदर जाएगा, दैट डोमेन से अंदर जाएगा सेल में, और सेल से फिर वो एडाप्टर प्रोटीन के साथ अटैच होकर फिर कैस्पेस 8 को एक्टिवेट कराएगा, और इस तरह और भी कैस्पेस एक्टिवेट होंगे, कैस्पेस 9। जैसे आप इस पिक्चर में देख लो, ये रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शन हुई, ये लाइगेंड है, ये रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्शन हुई एडेप्टर प्रोटीन्स के साथ, फिर एडेप्टर प्रोटीन के साथ कैस्पेस एक्टिवेट हुए। जब कैस्पेस एक्टिवेट हो गए तो क्या हुआ कि ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन शुरू हो गई। ठीक है, साइटोस्केलेटन का ब्रेक डाउन शुरू हो गया और फिर हमारे पास एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनना शुरू हो गई। ये हमारे पास 2 जो हैं पाथवे हैं। ठीक है, अब इन दोनों में जो है हमारे पास एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन गई हैं। अब ये क्लियर कैसे होंगी बॉडी में? जो हमारे पास फैगोसाइट्स होते हैं वो ईट मी का सिग्नल भेजते हैं और वो उनको खा जाते हैं। होता ये है कि जो फोस्फोटाइडाइलसिरीन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। नॉर्मल सेल में वो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, नॉर्मल सेल में यहाँ प्रेजेंट होगा, लेकिन जब एपोप्टोटिक सेल की बात आए तो ये जो फॉस्फेट लिपिड्स हैं ये आउटर बाहर चले जाते हैं, बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, और फिर ये जो इनको जो मैक्रोफेजेस हैं वो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और वहाँ पे आके फेगोसाइट उनको खाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सेल्स जो होते हैं वो एपोप्टोसिस जो जिनमें हो रहा होता है, उधर से सॉल्युबल फैक्टर्स जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं और वो क्या करवाते हैं, फेगोसाइट्स को रिक्रूट कराते हैं ताकि वहाँ पे फेगोसाइट का प्रोसेस हो सके। ठीक है, अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अल्टरनेशन है, जैसे मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है कि जो फॉस्फेट लिपिड हैं वो बाहर चले जाते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अल्टरनेशन हो रही है, और जो मैंने बताया कि सॉल्युबल फैक्टर्स हैं वो सिक्रीट हो रहे हैं। ये जो हमारे पास अल्टरनेशन हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं, ये क्या करवाती हैं, डेड सेल को क्लियर करवाने में हेल्प करती हैं। अगर ये दोनों ना होना तो फिर हमारे पास जो होता है वो मेम्ब्रेन जो होती है वो डैमेज होना शुरू होती है और वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, फिर वो सेल निक्रोसिस की तरफ चला जाता है। इन 2 फैक्टर की वजह से जो सेल है वो एपोप्टोसिस करता है। अगर ये 2 फैक्टर्स ना हो तो वो फिर निक्रोसिस की तरफ चला जाएगा, वहाँ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एपोप्टोसिस का था। अब मैं आपको डिफरेंस बता दूँ निक्रोसिस और एपोप्टोसिस का कि क्या है, क्योंकि हमने निक्रोसिस और एपोप्टोसिस दोनों पढ़ लिए। पहले मैं ये जो टेबल है इससे आपको समझ आ जाएगी कि इसका डिफरेंस क्या है। इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि पहले हमारे पास है सेल साइज़। जो सेल साइज़ है निक्रोसिस में वो इनलार्ज हो जाता है, जिससे मैंने आपको बताया कि इसमें स्वेलिंग शुरू हो जाती है और जो वहाँ पे जो आयंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उनकी डिस्ट्रप्शन स्टार्ट हो जाती है, फ्लूइड अंदर मूव करना शुरू हो जाता है, वो सारा प्रोसेस में होता है, तो इन स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, इनलार्ज होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात की कि एपोप्टोसिस जो है उसमें जो है सेल की श्रिंकेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जब सेल श्रिंक होना शुरू हो गया, एक और बात इसमें आप ऐड कर लो कि निक्रोसिस में मैनी सेल्स आर अफेक्टेड। मैंने बताया था कि इंटायर ऑर्गन अफेक्ट करेगा निक्रोसिस में, लेकिन एपोप्टोसिस में जो होगा एक सेल इज अफेक्टेड, एक सेल ही अफेक्ट होगा। ठीक है, अब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। मैंने न्यूक्लियस में निक्रोसिस में बताया था, वहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर चेंजेस होती हैं जिसको हम पिक्नोसिस, कैरियोएक्सिस और कैरियोलाइसिस भी कहते हैं। और दूसरी हमारे पास एपोप्टोसिस में जो होती हैं, एपोप्टोसिस में जो हमारे पास होती हैं उनमें हमारे पास फ्रेगमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। मैंने बताया था कि एपोप्टोटिक बॉडीज़ के जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनना शुरू होती हैं जिसको हम फ्रेगमेंट्स ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स भी बोलते हैं, वहाँ पे फ्रेगमेंट्स बनना शुरू हो जाती हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो निक्रोसिस में डिस्टर्ब होती है। उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड का जो मैकेनिज्म, फ्लूइड और वाटर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वाटर अंदर मूव करना शुरू हो जाता है, आयन जो वहाँ पे पड़े हुए उनका
जो मैकेनिज्म है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन एपोप्टोसिस में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने याद रखना है, वो इंटैक्ट ही रहेगी, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। फिर सेलुलर कंटेंट की बात करें तो वहाँ पे निक्रोसिस में एंजाइमेटिक डाइजेशन शुरू हो जाती है। वहाँ से क्या होगा, एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करेंगे और वहाँ से जो सेल है वो जो सेलुलर कंटेंट है वो सेल से लीक आउट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो एपोप्टोसिस की बात करो तो वो इंटैक्ट रहेगा, मे बी रिलीज इन एपोप्टोटिस बॉडीज़। ठीक है। फिर हम एडजेसेंट इन्फ्लेमेशन की बात करें, आपने याद रखना है इन्फ्लेमेशन जो है वो निक्रोसिस में फ्रीक्वेंट रहेगी, लेकिन एपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं रहेगी। और आपने फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रोल में ये है कि निक्रोसिस में जो है पैथोलॉजिकल ही रोल रहेगा, वहाँ पे पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी तो निक्रोसिस होगा। लेकिन हमारे पास एपोप्टोसिस में फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, मतलब मीन्स ऑफ एलिमिनेटिंग अनवांटेड सेल। मैंने बताया था फिजियोलॉजिकल मतलब कि कोई भी हमारा जो नॉर्मल मैकेनिज्म हो रहा होता है हमारी बॉडी में, तो एपोप्टोसिस में जो एम्ब्रियोजेनेसिस में बताया था कि वहाँ पे जो पुराने सेल हैं उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है और नए सेल आना शुरू हो जाते हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो अनवांटेड जो सेल है उनकी एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और पैथोलॉजिकल में ये होता है कि किसी भी इंजरी, डीएनए और प्रोटीन डैमेज की वजह से वहाँ पे एपोप्टोसिस शुरू हो जाता है। ये हमारे पास डिफरेंस था। और अब हम इसका अगले देखते हैं कि अगला ये है कि अदर पाथवे ऑफ सेल डेथ। पाथवे जो सेल डेथ के जो दो पाथवे मैंने आपको बता दिए, निक्रोसिस और एपोप्टोसिस। इसके अलावा दो और पाथवे हैं जिसको हम कहते हैं निक्रोप्टोसिस और प्रायोप्टोसिस। निक्रोप्टोसिस में ये थोड़ा सा एक छोटा सा इन्होंने बताया हुआ है, अभी इस पर रिसर्च होनी है, इतना ये इन्होंने इतना डिटेल में नहीं लिखा। निक्रोप्टोसिस जो है उसमें क्या होता है, टीएनएफ रिसेप्टर इंक्लूडेड होते हैं, उसमें इंगेजमेंट हो रही होती है। वो क्या करते हैं, काइनेज RIP मतलब रिसेप्टर इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स काइनेजेस जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर वो क्या करवाते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स वहाँ पे शुरू हो जाते हैं, सारी जो प्रोसेस है निक्रोसिस का या एपोप्टोसिस का वहाँ शुरू हो जाता है। फिर वहाँ क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सेल, सेल की डिसोल्यूशन शुरू हो जाती है, जैसे निक्रोसिस में हो रही थी। जैसे आपको नेम से पता चल रहा है, निक्रोप्टोसिस में ये है कि फीचर्स निक्रोसिस के भी होंगे और एपोप्टोसिस के भी होंगे। और ये हमें मोस्टली उधर देखने को मिलती है जो जिसमें इन्फेक्शन हो रहा हो या कोई भी सेल जिसमें इस्केमिक इंजरी हो रही हो या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे हमें देखने को ये पाथवे मिलता है। अब हम प्रायोप्टोसिस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक्टिवेशन हो जाती है साइटोसोलिक डेंजर सेंसिंग प्रोटीन कम्प्लेक्स की। इसको हम इन्फ्लामेसोम भी कहते हैं। इन्फ्लामेसोम क्या करता है कि एक्टिवेशन करवाता है कैस्पेसिस की। कैस्पेसिस दो चीज़ें करवाता है, इन्फ्लेमेशन करवाता है, इन्फ्लेमेशन जहाँ भी होगी इसका मतलब है फीवर भी वहाँ पे होगा। ठीक है। इन्फ्लेमेशन हम अगले जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे। इन्फ्लेमेशन जो होता है उसकी वजह से फीवर भी होता है, या तो वो एपोप्टोसिस करवाएगा। नाम से जैसे हमें पता चल रहा है कि प्रायो मीन्स फायर होता है, तो ये जो प्रायोप्टोसिस है ये एसोसिएटेड करता है एपोप्टोसिस के साथ। फीवर भी इसमें इस पाथवे में एसोसिएटेड होगा। ठीक है। ये हमारे पास दो पाथवे थे। इसके बाद ऑटोफेगी है, जो कि आपको इस डायग्राम से सही अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज हैं। ऑटोफेगी का मतलब ये होता है कि जो लाइजोसोमल सेल्स हैं, लाइजोसोमल जो हैं हमारे पास, वो डाइजेस्ट करना शुरू हो जाते हैं अपने ही कंपोनेंट को, अपने ही सेल को खाना शुरू हो जाते हैं, उसको हम ऑटोफेगी कहते हैं। ठीक है। ऑटोफेगी में क्या होता है, कोई भी न्यूट्रिएंट डिप्राइवेशन की वजह से जो स्टाफ सेल होता है वो अपने ही सेल को खाना शुरू हो जाता है ताकि वो उसको न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी मिलती रहे। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि इसमें प्रोसेस में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज होती हैं, जब कोई भी सिग्नल आता है न्यूट्रिएंट डिप्लीमेशन का, जब सेल को पता चलता है कि न्यूट्रिएंट नहीं है, तो क्या होता है, वो हमें कैसे पता चलेगा, साइटोसोलिक प्रोटीन्स की वजह से। ठीक है। साइटोप्रोटीन्स जो हैं वो सेंस करेंगी कि वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन है। जब न्यूट्रिएंट्स हमारे पास नहीं होंगे तो ऑटोफेगी का सिग्नल आएगा। जब ऑटोफेगी सिग्नल भेजेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज के बाहर एक वैक्यूल सा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये वैक्यूल सा बन गया, फिर क्या होगा कि
इस वैक्यूल के साथ लाइसोसोम आके इंटरेक्ट करेंगे, इनकी फ्यूजन होगी, इसको हम कहते हैं ऑटोफेगोलाइसोसोम। ठीक है, फिर एंजाइम जो होंगे वो इसको आके जो लाइसोसोम है वो इनको इनके जो सेलुलर कंटेंट है उसको खाना शुरू हो जाएंगे, और फिर जब ये खाएंगे तो वो उसकी जो सोर्स है वो उसको एज अ न्यूट्रिएंट और एनर्जी को एज इस्तेमाल करेंगे जब उसको उसकी ब्रेक डाउन होगी। ये हमारे पास ऑटोफेगी का प्रोसेस था। इसमें आज यही है एपोप्टोसिस के टॉपिक में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।